नियोजन नीति को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन जी का जो एक ऑडियो कॉल जो है सबके पास जाता है, आपके पास कॉल आया था? नहीं, हमारे पास नहीं आया है। वो जानता है कि हमारे पास नहीं ये करेगा, क्योंकि जैसे ही फोन करेगा ट्रू कॉलर में लिखता है टाइगर जयराम महतो। देखें बड़ा बड़ा अधिकारी लोग उसके बाद फोन तो काट के स्विच ऑफ कर लेता है, तो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। फिर बहुत ज्यादा होता है। तो वीडियो आप नहीं देखे क्या, जो अनप्लान छलांग लगाए थे? आप तो लगातार छलांग मारते रहते हैं, टाइगर है, इसीलिए नाम ही टाइगर है। उससे पूछा जाता है कि आप हाँ या ना बोलिए। अगर आप ना भी बोले तो फोन कट जाएगा धन्यवाद बोल के, हाँ भी बोले धन्यवाद बोल के कट जाएगा, नहीं बोले से भी कट जाएगा। तो आप एक्सप्लेन कहाँ करने से? अब हमारा पंचायत में भी वही लोग आएंगे, वही लोग कमाएंगे, तो हमारे लोग क्या करेंगे? वही छगड़ी फेंकेंगे, माने गोरू चलाएंगे और एक दिन तंग आकर नक्सली बनेंगे। नहीं होगा, हमने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपके पास 1000 सालों से शिक्षा की व्यवस्था है, हम लोग जंगल झाड़ खेत खलिहान में रहते हैं। साल भर से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम झारखंड वासी आंदोलन कर रहे हैं, 32 का खतियान का बात हो, नियोजन नीति का बात हो, लेकिन ये जो नीतियां हैं ये विधानसभा से पारित होने के बाद वापस जो है राज्यपाल द्वारा भेज दिया गया है, वापस कर दिया गया है। तो फिर एक साल का अगर निष्कर्ष देखा जाए तो क्या निष्कर्ष निकला? अब तक जो है पूरी तरीके लागू भी नहीं हो पाया। देखिए, जब भी कुछ होता है तो कुछ ना कुछ आपको उससे आभास होता है। निष्कर्ष ये समझ में आता है कि किस प्रकार यहाँ जो अन्य राज्य जो गैर झारखंडी मानसिकता के लोग हैं, देखिए भले वो संवैधानिक पदों पर हैं, ठीक है, उनके संवैधानिक पद पर उनका सम्मान करते हैं, लेकिन है तो गैर झारखंडी मानसिकता। तो उनकी गैर झारखंडी मानसिकता किस प्रकार कूट कूट के उनमें भरी हुई है, इस बात का अंदाजा हो रहा है। साल भर के बाद वो सारे लोग अपना बाहर आ रहे हैं कि झारखंड के प्रति उनकी मानसिकता क्या है। सबसे पहले माननीय राज्यपाल, जो कि राज्य के सर्वोच्च रहनुमा होते हैं, एक संवैधानिक पद के बहुत गरिमामयी पद पर धारण है, तो उनको सम्मान करते हैं। लेकिन उनका जो बयान है उसको थोड़ा सा हम यहीं से क्रॉस करते हैं। उनका बयान था कि 1932 के खतियान को अगर हम लागू करते हैं तो जिन जिलों में बिहार अथवा यूपी, जो भी बिहार के शब्द का जिक्र किया उन्होंने, तो बिहार राज्य के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उनका क्या होगा? तो पहला बात तो राज्यपाल महोदय खुद संवैधानिक अंग है और उनको संवैधानिक ये अधिकार देना चाहिए, मैंने ये बात रखनी चाहिए थी कि बिहार के राज्य के लोग रहते ठीक है, लेकिन क्या वो यहाँ के निवासी हैं? हमारे बिहार के लोग तो बंगाल में भी मोटा मोटी हमको लगता है 10 लाख के से प्लस रहते हैं। बिहार राज्य के लोग महाराष्ट्र में भी लगभग लाखों में रहते हैं। तो बंगाल में उन्होंने कभी स्थानीयता की बात कही है, महाराष्ट्र में कभी उन्होंने स्थानीयता की बात कही है। जब वहां नहीं कही है तो इसका मतलब झारखंड वही है, चारागाह है। यहाँ चूंकि झारखंड के लोग जो है रहने वाले कमजोर किस्म के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, यहाँ आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और चलिए अब हमारी बात करते हैं झारखंड। कोरोना काल में 12 लाख मजदूर हमारे बाहर से आए, और अगर हम लॉजिकली बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हैदराबाद, आंध्र, इन 3 राज्यों में हमारी लगभग मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। मैक्सिमम 12 लाख में से, और कुछ गुजरात में और कुछ केरल में, कर्नाटक में और चंडीगढ़ में कुछ पॉपुलेशन हमारी जो 12 लाख का आंकड़ा आया है रहती है। तो सर्वाधिक मुझे लगता है महाराष्ट्र में रहती है, मुंबई के आसपास, लगभग मान के चलते 12 में से 5 लाख। तो क्या उन 5 लाख को ये वहां के राज्यपाल ये बयान देंगे कि अगर हम मराठी लोगों को, यहाँ मराठी मानुष को अधिकार देते हैं तो इससे क्या होगा? 5 लाख झारखंडी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो वे लोग बेदखल हो जाएंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि झारखंड के लोग वहां प्रवासी एक रोजगार की तलाश में गए हैं, वे रोजगार वहां करेंगे, फिर फाइनली अपने देश को वापस आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो राज्यपाल महोदय का बयान आया है, कहीं ना कहीं मुझे मेरी सोच से बहुत परे है। जबकि खुद न्यायालय का मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही राज्य में स्थानीयता का दावा कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार वे यहाँ रहते हैं, उससे क्या मतलब है? रहते हैं उससे क्या मतलब है? रहते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उससे क्या मतलब है? क्या वो अपना राज्य छोड़े हैं? ये मतलब होना चाहिए। क्या आपने इस बात का सर्वे किया है कि जो लोग माने जिन जिलों में जो बिहार राज्य के अभ्यर्थियों की माने बात करते हैं प्रवासी लोगों की, तो उन्होंने क्या अपना राज्य छोड़ा है? क्या अपने राज्य में उनका कोई ताल्लुकात है कि नहीं? इस बात को ध्यान में रखिए। अगर अपने राज्य में ताल्लुकात है तो सिर्फ राज्यपाल रहे, चाहे राष्ट्रपति रहे, चाहे भगवान रहे, भाई स्वीकार नहीं करेंगे। अपने राज्य में भी आपका ताल्लुकात है, झारखंड में भी आपका ताल्लुकात है, और फिर आप उनके फेवर में जाइएगा तो भाई ये स्वीकार नहीं। और यही सच्चाई तो यही है। मैक्सिमम जो लोग हैं उनका अपने राज्यों में ताल्लुकात है। इसलिए सीधा सा बात है, आप ये दलील दे सकते हैं, आप एक गठित एक टीम कर सकते हैं, एक आयोग बना सकते हैं, एक समिति बना सकते हैं, उसके माध्यम से सर्वे कर सकते हैं, एक आवेदन की प्रक्रिया रख सकते हैं कि जो लोग 1932 खतियानदारी नहीं है वे लोग आवेदन करें कि इस राज्य में हम लोग रहते हैं, इस राज्य में हम लोग बसते हैं, तो 1932 आने से हमारा अधिकार संकट में आएगा, तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें? आप एक जारी कीजिए, एक आवेदन देने बोलिए उनको, और फिर जो आवेदन आपको प्राप्त होता है उसमें आप एक सर्वे कीजिए कि जो लोग आवेदन दिए हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि 1932 का खतियान अगर झारखंड में लागू हो जाता है उससे बिहार यूपी के लोगों को बाधित हो जाएगा अधिकार, बंगाल उड़ीसा के लोग जो यहाँ रहते हैं काफी सालों से, तो जब वो आवेदन आपको प्राप्त होगा और उस आवेदन में एक आयोग बनाकर उसमें सर्वे किया जाए कि जो लोग आवेदन दिए हैं क्या सही आवेदन है,
क्या ये लोग सही कह रहे हैं कि हाँ हम झारखंड में ही रह गए? लेकिन फिर अगर ये पाया जाता है कि वो लोग यहाँ भी रहने की बात कर रहे हैं और उनका कनेक्शन अपने पूर्वजों का गांव है या पूर्वजों का जो जिला है, राज्य है, वहां भी अगर कनेक्शन है तो सीधा खारिज किया जाए झारखंड की स्थानीयता को। आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए अगर करना चाहे तो बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से हो सकता है। सीधा सा बात आप कीजिए कि जिनका इस भूभाग में रहते हैं और अन्य किसी भी राज्य में, किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी सरकारी प्रमाण पत्रों में उनका नाम उल्लेख नहीं है, सरकारी नौकरी को छोड़कर, क्योंकि सरकारी नौकरी कोई अन्य राज्य में भी कर सकता है, ये प्रावधान है। लेकिन बाकी जो उसका है किसी अन्य राज्य में नहीं है, एक ही राज्य में होना। हाँ, एक ही राज्य में होना चाहिए। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि भाई उसका झारखंड में ही है, भले वो बिहार से चलकर आया 50 साल पहले, लेकिन वो दोबारा बिहार वापस नहीं गया है, तो चल उस पर चर्चा किया जा सकता है मानवता के नाते और संविधान के नाते और इस भारत राष्ट्र के नाते कि चलो भाई बिहार वापस नहीं गया है, लेकिन वह दिवाली यहाँ मनाता है, फिर छठ में ट्रेन पकड़ कर बिहार चला जाता है। तो भाई ये मेरा मानना है, ये बयान चाहे राज्यपाल दे या राष्ट्रपति दे या भगवान दे, स्वीकार है। कुछ लोगों में इसी चीज को लेकर चर्चाएं होती है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हम लोग कहीं भी स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में एक से ज्यादा जो है उनका नागरिकता नहीं होना। देखिए, रहना अलग विषय है, कमाना अलग विषय है, व्यापार करना अलग विषय है, स्थानीय अलग विषय है। स्थानीय का मतलब है उस राज्य की जो वैकेंसियां होंगी, उस राज्य के जो संवैधानिक अधिकार होंगे, वो किसी को अगर पहले जाएगा तो उस राज्य के निवासी को जाएगा। रहने को हमारे लोग भी महाराष्ट्र में 2-4 व्यक्ति अपना घर बना लिए हैं, लेकिन ये तो रहने को हमारे लोग भी असम में रहते हैं। आपकी जानकारी अगर है तो असम में मोटा मोटी लाखों की संख्या में झारखंड के लोग रहते हैं, और कब से? हमको लगता है अंग्रेजों के काल से रहते हैं, लेकिन आज तक असम ने उन्हें असम का नागरिक, असम का जो स्थानीय निवासी नहीं माना है। ठीक उसी प्रकार व्यापार करने आप आए हैं, आप कमाने खाने आए हैं, रोजी रोजगार के लिए आए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन स्थानीय आप एक ही राज्य के हो सकते हैं। नागरिकता अलग विषय है, स्थानीयता अलग विषय है। नागरिक भारत के हैं, लेकिन स्थानीय राज्य का होता है, और एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है। तो उस क्रम में झारखंड के साथ ये दोहरी मानसिकता है, बिल्कुल मैंने कह सकते हैं इनके साथ दोहरा भाव किया जा रहा है। बाकी जो भी राज्य हैं आप देख सकते हैं, उनके लिए नियम कानून प्रावधान है। आपका अगर पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाए तो वहां तो बहुत टफ कानून है, इनर लाइन परमिट है। वहां तो अगर आप कोई प्रवेश भी करता है तो कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में आपको जानकारी देकर जाना पड़ता है कि आप किस परियोजना से वहां जा रहे हैं, कब तक ठहरेंगे और कब तक वापस आएंगे। इस तरह की प्रक्रियाएं हैं। तो जो लोग अनुच्छेद 19 का बात करते हैं, कोई कहीं रह सकता है, तो कई अनुच्छेद उसी में फिर लिखा है। अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासियों का क्षेत्र होता है, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ वो नियम फिर लागू नहीं होता है। तो इसलिए जहाँ तक संविधान की बात आती है, संविधान कहता भी बहुत कुछ है और नहीं भी कहता है। वही संविधान दोनों तरफ से बात करता है। वही संविधान कहता है आर्टिकल 371 के कुछ आर्टिकल से उसने कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में 30 विधायक होंगे तो ये काम चला सकता है। लेकिन फिर वही 170 का आर्टिकल कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए। वही संविधान दो बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? फिर वो संविधान दो बात क्यों कर रहा है? यानी उस राज्यों की स्थिति के अनुसार कर रहा है। क्योंकि वो संविधान भी जानता है कि अगर मुंबई के राज्य में अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, हर राज्य में अलग अलग परिस्थिति हो, क्यों नहीं होगी? रंग अलग है इंसान का, बुद्धि अलग है इंसान का, सोचने का तरीका अलग है इंसान का, हमारी ऊंचाई अलग है, हमारे नाप तोल अलग है शरीर का, तो अलग कैसे नहीं होता? अलग अलग जलवायु है, अलग अलग क्षेत्र है। तो इसीलिए वो संविधान बड़ा सुंदर बना है। लेकिन ये संविधान की रट लगाने वालों का आइडिया नहीं है। अब बताइए, संविधान जानता है कि मुंबई में रहने वाले छात्रों की तुलना झारखंड के गाँव में रहने वाले छात्रों से नहीं किया जा सकता है, और तो उससे विशेष प्रोविजन में रखना होगा और इस राज्य को विशेष प्रोविजन रखना होगा। रखा है 170 के अनुसार 60 विधायक होना चाहिए बाकी राज्यों के लिए, और वहीं 371 कुछ आर्टिकल है उसके अनुसार सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश के लिए 30 विधायक होना चाहिए। तो संविधान जानता है कि क्या परिस्थिति हो सकती है। संविधान जानता है कि रांची में पढ़ने वाले छात्र कर्नाटक के छात्रों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे। दोनों को एक बेंच में बैठा के एग्जाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए कर्नाटक को अलग प्रोविजन में रखना होगा और रांची को अलग प्रोविजन रखना होगा, तभी इसको आगे आने का अवसर मिलेगा। तो इसीलिए कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड को नहीं चाहते कि झारखंड का विकास हो, झारखंड की उन्नति हो। इसलिए आज ये लोग चारों तरफ से लूट, और हम तो नहीं कह रहे हैं, आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं, हम जो भी जगह चले जाएं, ठेकेदारी को ले लें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पे चले जाएं, जहाँ भी आउटसोर्सिंग हो रहा है वहाँ चले जाएं, हर जगह अन्य राज्यों के लोग का यहाँ दबदबा बढ़ चुका है। मेडिकल विभाग में चले जाएं, इंजीनियर विभाग में चले जाएं, कार्मिक विभाग चले जाएं, सचिवालय आप चले जाएं, आप ब्लॉक आ जाइए, उतना तो छोड़िए, पंचायत भवन आ जाइए। अब ब्लॉक भी बहुत दूर के बात बोल दिए, आप अब पंचायत भवन आइए। पंचायत भवन में जो मुखिया के अलावा जो पोस्ट सृजित होकर आ रहे हैं, उसमें बिहार यूपी के लोग यहाँ आ रहे हैं।
अब हमारा पंचायत में भी वही लोग आएंगे, वही लोग कमाएंगे, तो हमारे लोग क्या करेंगे? वही छगड़ी फेंकेंगे, माने गोरू चलाएंगे और एक दिन तंग आकर नक्सली बनेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि जिस तरह आंदोलन की बात क्यों करें, अगर आप में उतना काबिलियत है तो फिर जो बराबर का जो है कंपटीशन में आइए और फिर अपना नौकरी। नहीं होगा, हमने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपके पास 1000 सालों से शिक्षा की व्यवस्था है, हम लोग जंगल झाड़ खेत खलिहान में रहते थे, नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता। अगर आप जो लोग काबिलियत की बात करते हैं, सबसे पहला बात, ये हर व्यक्ति में एक काबिलियत नहीं होता है, उसके लिए आपको एक माहौल बनाना होगा। ये किसी के औकात नहीं है। अगर है तो पहले प्राइवेटाइजेशन बंद कीजिए, या तो गवर्नमेंट को बंद कीजिए, एक ही रहे, या तो प्राइवेट स्कूल रहे तो गवर्नमेंट स्कूल रहे। किसी के औकात है नहीं है, तो इसीलिए आप इस बात को नहीं कह सकते हैं कि एक जगह आइए। चलिए हम थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, क्योंकि लोग ये बेतुका सवाल है। उसको रिजर्वेशन मत मानिए, उसको रिप्रेजेंटेशन मानिए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है सबका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब मान के चलिए कोई पुलिस की वैकेंसी आई है, हाइट मांग रहे 170 सेंटीमीटर, क्या संभव है ऑल ओवर इंडिया 170 सेंटीमीटर का होगा? एक ही इंडिया है, लेकिन क्या सबका हाइट 170 सेंटीमीटर होगा? तो ये बेतुका मैंने बहुत ही बेहुदा बयान है कि आइए एक जगह बैठिए। कैसे होगा भाई? कोई 1000 सालों से पढ़ रहा है, किसी को पढ़ने का अधिकार अभी मिला है, कहीं 1000 सालों से डेवलपमेंट क्षेत्र है, कोई जंगलों में रहा है, कैसे मुकाबला होगा? तो इसीलिए आप भूटान नेपाल में चले जाएंगे, जो उसके सीमा में जो सटे हमारे भारत के राज्य हैं, उनकी हाइट 4.5 फुट में ही सीमित हो जाती है। आप हरियाणा और पंजाब चले जाए तो ये लोग 6 फुट तक चले जाते हैं। आप झारखंड आइएगा तो 5.5 फुट में लोग अटक जाते हैं। तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाइट तो रहता है, जो भी सेंट्रल की वैकेंसी हम हाइट तो रहता है, तो वहां भी इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है कि सबकी हाइट एक नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, वो रिजर्वेशन कभी कभी क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार ये जो बयान आ रहा है, जो लोग दे रहे हैं कि आप में कुब्बत है, ये कुब्बत वाली बात ना करें, क्योंकि प्रकृति ने भेदभाव किया है। हम और आपको नहीं भेदभाव करने वाले। पूरा ऑल ओवर तो इंसान है, मनुष्य हैं पूरे वर्ल्ड में। क्या सबका रंग एक है? क्या सबकी ऊंचाई एक है? क्या सबकी शारीरिक ढांचा एक है? क्या सबकी बनावट एक है? नहीं है। जब भेदभाव प्रकृति ने दिया है तो उस हिसाब से अगर सबको अवसर देना है तो सबको खोज खोज के देना होगा। नियोजन नीति को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन जी का जो एक ऑडियो कॉल जो है सबके पास जाता, आपके पास कॉल आया था? नहीं, हमारे पास नहीं आया। वो जानता है कि हमारे पास नहीं ये करेगा, क्योंकि जैसे वो फोन करेगा ट्रू कलर में लिखता है टाइगर जयराम महतो। देखें बड़ा बड़ा अधिकारी लोग उसके बाद फोन तो काट के स्विच ऑफ कर लेता है, तो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। उसमें कॉल आया था तो उसमें ये पूछा जा रहा था कि जो नियोजन नीति को लेकर के क्या जो है नीति बनाई जाएगी, 2016 से पहले वाला किया जाएगा या जो है नहीं, वो पूछा नहीं गया। वो एक रिकॉर्डेड कॉल है, मुख्यमंत्री का ही आवाज है, रिकॉर्डेड कॉल है। उसमें पूछा जाता है कि आप हाँ या ना बोलिए। अगर आप ना भी बोले तो फोन कट जाएगा धन्यवाद बोल के, हाँ भी बोले धन्यवाद बोल के कट जाएगा, नहीं बोलने से भी कट जाएगा। हाँ, नहीं बोलने से भी कट जाएगा। तो आप एक्सप्लेन कहाँ करने दिए? मुख्यमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं, आप मुख्यमंत्री को विभाग बनाकर अपने और लोगों को कॉल्स देते हैं कि भाई आप बात कीजिए, उनके इतने इतने सेक्रेटरी हैं, इतने इतने, तो वे लोग बात करते हैं। कम से कम अभ्यर्थी को बात रखने का मौका दीजिए। आप सिर्फ पूछ रहे हैं कि ये पहले की नीति, तो आप इसमें क्या कहेंगे? हाँ या ना, यस या नो, यही तो बोला जा रहा है। उसमें क्या कहेगा वो, जब तक एक्सप्लेनेशन आप नहीं देते हैं? उससे अच्छा कोई आप एक ऐप जारी कीजिए और उसमें एक्सप्लेन करने दीजिए कोई कुछ शब्दों में। जब तक आप एक्सप्लेन करने नहीं देंगे तो हाँ या ना में कैसे क्या करेगा? इसलिए वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नहीं है। तो जो छात्र वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, सालों से साल जो है तैयारी कर रहे हैं, उन लोग फिर आखिर क्या करेंगे? फिर उनका एज भी जो है निकल जाएगा, जब वैकेंसी आएगी तो क्या उनको फिर रिलैक्सेशन मिल पाएगा? देखिए, अगर सपोज दैट मान के चलते हैं, अगर उनका एज पार हो जाता है और अगर एज हम दे भी देते हैं तो वो उमंग, वो उम्मीद, वो जुनून, वो जोश नहीं दे सकते। एक मुरझाया हुआ फूल को आप कितना पानी दीजिएगा? तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई बोलता है कि हम उम्र बढ़ा देंगे, तो उम्र बढ़ा के आप कितनों को राहत दे सकते हैं? जो लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, और आज कंडीशन देख ही रहे हैं कितना जल्दी लोग हतोत्साहित हो जा रहे हैं, चलिए आप उनको तो उम्र दे देते हैं कि जो लोग लिखित परीक्षा की तैयारी में बैठे हैं, जो दिमाग को खपाकर नौकरियों की तैयारी में बैठे हैं, उनको आप उम्र दे रहे हैं। जो लोग दौड़ की तैयारी में बैठे हैं उसको क्या कीजिएगा उम्र देके? कोई होमगार्ड की तैयारी करने में बैठा है, कोई जिला पुलिस की बहाली में है, कोई माने जो झारखंड लेवल की दौड़ की प्रक्रियाओं से जो नौकरियां लेते हैं, उनको आप उम्र बढ़ा के क्या कीजिएगा? क्योंकि जो 21 और 25 साल की उम्र में जो लड़का दौड़ सकता है, क्या वह 29, 30, 33, 34 में वही दौड़ रख पाएगा? रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। उतना नहीं। हम अपना ही उदाहरण दे दे रहे हैं। जैसे इससे पहले जब हम लोग इंटर और ग्रेजुएशन टाइम में थे तो हम लोग लगभग 17 फीट, 18 फीट, 19 फीट का लॉन्ग जंप ले लेते थे। अभी बड़ी मुश्किल से 14 फीट हो पाता है। लॉन्ग जंप के लिए अभी भी जाते हैं, बड़ी मुश्किल से 14 फीट, क्योंकि मोटा मोटी 7-8 साल बीत चुका है ग्रेजुएशन। 14 फीट बहुत ज्यादा होता है।
तो वीडियो आप नहीं देखे क्या, जो अनपढ़ छलांग लगाए थे? आप तो लगातार छलांग मारते रहते हैं, टाइगर है, इसीलिए नाम ही टाइगर है। तो अभी मैंने 14 फीट का लॉन्ग जंप लगा लेते हैं और 4.25 फीट, जबकि 4.5 फीट का हम लोग हाई जंप देते थे। तो मेरे कहने का मतलब है उम्र एक आयु होती है। अगर आप उम्र सीमा बढ़ा के क्या कर सकते हैं? उसको दौड़ा नहीं सकते हैं, उसको कूदवा नहीं सकते हैं, ना उसको छलांग लगा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि इससे क्या होगा, बहुत छात्रों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। और इस आंदोलन से पहले भी हम जिला लेवल में लोग हमको जानते थे आंदोलन के रूप में, तो उस समय हम होमगार्ड का आंदोलन करते थे। क्योंकि हालांकि हम अभ्यर्थी नहीं थे, मेरे साथी थे। लगभग वो लोग 2017 की बहाली है, 2000 मैंने आज 23 यानी 6 साल होने को है, आज भी उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अब सोच के देखिए 6 साल बीत चुका है और सब मेरे साथी हैं, मेरी उम्र के हैं, यानी हमारे एज के हैं लगभग। तो जिन्होंने फॉर्म जब भरा था 5-6 साल पहले, तो उनकी आयु लगभग 22-23 साल थी औसत। बहुत अच्छा किया उन्होंने। आज मेरा एक जो साथी है यहीं बगल का है, 5 फीट 2 इंच का, 5 फीट 2 इंच समझ रहे हैं। हमको लगता है कि अगर इनको अगर ट्रेंड किया जाता तो ये हमको लगता है स्टेट लेवल से गोल्ड मेडल लेके आते हैं। 5 फीट 2 इंच का उस लड़के ने दिया था, हमको लगता है 4.5 फीट नहीं दे पाए। तो ड्रीम तो खत्म हो गया उसका। 6 साल पार हो चुका है। यदि बहाली निरस्त कर दी जाती है, एक पल के लिए, हमेशा पॉजिटिव नहीं, कभी कभी थोड़ा नेगेटिव ले लेते हैं, यदि उस बहाली को खारिज कर दिया जाता है, उसके बदले में आप नई बहाली देते हैं, और ये भी आप बोल देते हैं कि चलिए जो लोग फॉर्म हाई जंप या लॉन्ग जंप, हाई जंप यानी ऊंचाई, आप ये बोल देते हैं कि चलिए आपका फी नहीं लेंगे। यही तो कर सकते हैं आप। इसी तरह क्या कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि जो लोग इससे पहले बहाली फॉर्म पास किए थे उनको 4.5 फीट में ही पास कर देंगे, उनको 16 की जगह 12 फीट में ही पास कर देंगे। ये तो आप नियम नहीं बना सकते हैं। आप हार्डली उनका फॉर्म का पैसा नहीं ले सकते हैं। ये कर सकते हैं कि जो लोग पहले फॉर्म भरे तो उनका पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप जो लोग 1600 मीटर दौड़ते हैं, क्या आप 1200 दीजिएगा उसको? आधा तो उसमें बोलेगा तुम्हारा हो गया। तो कहीं ना कहीं उनका ड्रीम क्या होगा। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने होमगार्ड के फॉर्म को लेकर 6 साल संघर्ष कर रहे हैं, यानी वो किस परिवार का बेटा होगा, इसको अनुमान कर लीजिए। बहुत सारी महान लोग हैं, शादी नहीं की है, उम्र 28-29। अब बताइए अगर उनकी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है तो क्या वो शादी करेगी? नहीं करेगी। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, समाज के लिए, गांव के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं धब्बा बन के, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं वो कुछ भी हथकंडा अपना सकती है। खासकर लड़कियों की बात करें, लड़का लोग तो चलेगा ढांढस बांध के कहीं प्रदेश चला जाएगा, टावर लाइन में चला जाएगा, गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र चला जाएगा। लड़कियों के साथ क्या अन्याय होगा। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट बनकर आई है, बिल्कुल बहुत बेहुदा किस्म की इनकी पॉलिसियां हैं। और झारखंड में तो अफसरशाही ऐसा हावी है, लगता ही नहीं कि यहाँ विधायिका चल रही है, यहाँ तो कार्यपालिका, यहाँ तो अधिकारी लोग इस राज्य को चला रहे हैं। इसका रीजन भी अनपढ़ जाहिल किस्म के हमारे जो विधायिका में चुन के जा रहे हैं मैक्सिमम लोग हैं। आज इन मैंने शब्दों से उनको नवाजना पड़ रहा है। किसी भी मामले को देखिए,